आज का हमारा फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने अगर लेक्चर पहले 3 देखे नहीं होंगे तो फर्स्ट वो 3 लेक्चर देख ले और उसके बाद ये लेक्चर नंबर 4 वाला देखें। अगर आप देखते हो तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डेफिनेशन ऑफ द फंडामेंटल यूनिट। इससे पहले हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिए थे, उसके बाद डिराइव क्वांटिटीज लिए थे। फंडामेंटल क्वांटिटी के हमने कुछ फंडामेंटल यूनिट्स भी लिए थे। हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे कि मास अगर हम मेजर करते हैं तो एसआई सिस्टम में केजी में मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करना है तो मीटर में मेजर करना है। तो ये केजी जो है, केजी है, मीटर है या फिर सेकंड है, तो इन सब की डेफिनेशन आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। क्लास का नाम चेंज हो चुका है। इससे पहले क्लास का नाम काळेज फिजिक्स था, अभी फिजिक्स रैंकर है। तो हमारा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में पहली जो डेफिनेशन आने वाली है वो फर्स्ट डेफिनेशन है मीटर की, कि व्हाट इज मीन बाय मीटर और व्हाट इज मीन बाय 1 मीटर। ये सारी की सारी जो डेफिनेशन है ये टोटल डेफिनेशन एसआई सिस्टम के अंदर है। एक बात याद रखना है, क्योंकि एसआई सिस्टम ये एक ही ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर हमने टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की है। टोटल हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी यूज की है। बाकी जो 3 सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, तो ये 3 सिस्टम के अंदर हमने सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की है, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन ये एक ऐसी सिस्टम है एसआई सिस्टम जिसके अंदर हमने टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की है। तो डेफिनेशन ऑफ द मीटर, व्हाट इज मीन बाय 1 मीटर? 1 मीटर इज दैट डिस्टेंस, 1 मीटर is that distance which accommodate 1650763.73। यहां पर आपको ये नंबर्स अच्छे से याद रखना है। अगर नीट और जेईई के अंदर अगर क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो यहां पर हमने डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया है पॉइंट को। इस डेफिनेशन के अंदर जो भी डिफरेंट कलर से पॉइंट जो हाईलाइटेड हमने करके रखा है, उस पॉइंट के ऊपर नीट और जेईई के क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। तो 1 मीटर मतलब क्या? तो 1 मीटर मतलब इज दैट डिस्टेंस विच ऑक्यूमुलेट, ऑक्यूमुलेट का मतलब है ऑक्यूपाई करना, ऑक्यूमुलेट का मतलब है ऑक्यूपाई करना, उतना स्पेस कवर करना, विच ऑक्यूमुलेट 1650763.73 वेव इन वैक्यूम ऑरेंज रेड लाइट इमिटेड बाय क्रिप्टॉन 86। मतलब क्रिप्टॉन 86 ये एक एटम लिया है और क्रिप्टॉन 86 में से जो वेव इमिट हो रही है, जो वेव इमिट हो रही है वो वेव कौन सी है? ऑरेंज रेड लाइट है। कौन सी है? ऑरेंज रेड लाइट है। और ऑरेंज रेड लाइट इस वेव ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है? तो 1650763.73 इतना स्पेस अगर वो ऑक्यूपाई करता है तो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द कौन? 1 मीटर। इसका मतलब कि मान लो कि आपने एक वैक्यूम क्रिएट करके रखा है और इस वैक्यूम के अंदर आपने क्रिप्टॉन 86 कौन रखा है? आपने क्रिप्टॉन 86 इसके अंदर रख दिया है। अंदर टोटल वैक्यूम है। इस क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाली वेव्स ने, इस क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाली टोटल वेव्स, लेकिन ये वेव कौन सी वेव है? ऑरेंज रेड लाइट है। कौन सी है? ऑरेंज रेड लाइट है। इस वेव ने कितना स्पेस, कितने नंबर ऑफ वेव्स है यहाँ पे? 1650763.73 वेव्स। इतने वेव्स ने जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ये टोटल डिस्टेंस इज नथिंग बट द कौन? 1 मीटर है। मतलब यहाँ पे आपको नंबर अच्छे से याद रखना है। प्योर नंबर जो है, ये नंबर्स आपको अच्छे से याद रखना है और कौन स्टैंडर्ड यूज कर रहे ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 1 मीटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं? 1650763.73। ठीक है। उसके बाद क्रिप्टॉन 86 एटम लिया है, कहां रखा है? वैक्यूम में। और कौन सी वेव सेलेक्ट की है? तो ऑरेंज रेड लाइट क्या करी है? सेलेक्ट की है। उसके बाद है किलोग्राम। व्हाट इज मीन बाय किलोग्राम? 1 केजी हम किसे कहेंगे? तो 1 केजी का मतलब है यहां पर 1 केजी इज द मास ऑफ कौन? प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर। कौन लिया है हमने? यहां पे स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड हमने कौन सा लिया है? प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर ऑफ डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट। अंडरलाइन अगेन,
diameter equal to its height which is preserved in vault at International Bureau of Weight and measure at, कहां पे मेजर किया है, Sevres near the Paris, is nothing but the 1 kg। इसका मतलब ये है कि 1 kg हम कैसे काउंट कर लेंगे, 1 kg हम कैसे काउंट कर लेंगे, तो 1 kg के लिए हमने क्या लिया है, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर, ये एक मटेरियल है, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर लिया है। सिलेंडर कैसे होता है, तो सिलेंडर इस तरह से सिलेंडर होता है, यहां पे हमने एक सिलेंडर लिया है, ठीक है। इस सिलेंडर की जो हाइट है, ये हाइट h और इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर d, मतलब डायमीटर d इज इक्वल टू हाइट, ठीक है। इतनी ये वैल्यू ली है कि मास ऑफ द प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर ऑफ अ डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट एंड विच इज प्रिजर्व इन, कहां पे प्रिजर्व किया है, वॉल्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट। ये एक सिस्टम है जहां से सारे के सारे यूनिट डिफाइन होते हैं, जहां से सारे यूनिट डिफाइन होते हैं। मेजर एट, कहां पे मेजर किया है, सेवर्स। ये जो सेवर्स प्लेस है ये कहां पर है, तो ये पेरिस के अंदर है। कहां पर है, पेरिस के अंदर है। मतलब जब भी कभी आपको 1 kg अगर डिफाइन करना है, आपको 1 kg अगर डिफाइन करना है, तो उसके लिए आपको कौन चाहिए, रेफरेंस के लिए कौन चाहिए, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर चाहिए। इस प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर का डायमीटर इक्वल है कितने, हाइट से। अभी इसका डायमीटर कितना है और हाइट कितनी है, ये सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है, क्योंकि ये सारी जो बातें होती है, मतलब ये सारी जो वैल्यूज होती है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो प्रिजर्व करके रखते हैं, मतलब बाहर पब्लिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कंडीशन याद रखना है कि 1 kg मास के अंदर कौन सा मास लिया है, प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर लिया है, जिसका डायमीटर इक्वल है हाइट के, ठीक है, डायमीटर इक्वल है हाइट के, ठीक है। उसके बाद वो कहां मेजर किया है, तो सेवर्स पे मेजर किया है। सेवर्स कहां पर है, तो पेरिस के अंदर है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है 1 kg की, कि नाउ 1 kg, उसके बाद 1 kg की एक और डेफिनेशन है, वो है कि 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर हम 1 लीटर अगर वाटर लेते हैं और 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर कितना करते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस करते हैं। 1 लीटर वाटर का टेम्परेचर अगर हम 4 डिग्री सेल्सियस अगर करते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस करने के बाद जो भी इसका मास रहेगा, दैट मास इज नथिंग बट द कौन, 1 kg। मतलब 1 kg इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि एट 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका आइस फॉर्मेशन हो जाता है, इसका आइस फॉर्मेशन होता है, और इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी भी सबसे ज्यादा, डेंसिटी का दूसरा जो नाम है वो है सरफेस टेंशन, ठीक है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन इसका मैक्सिमम रहता है। तो 1 kg की सेकंड डेफिनेशन क्या है, सेकंड डेफिनेशन कि 1 kg इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तीसरी डेफिनेशन है कि 1 kg और 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ 5 into 10⁻25 एटम ऑफ कार्बन C12, ठीक है। अगर हम कार्बन 12 के, ठीक है, कितने आइटम लेते हैं, 5 into 10⁻25, इतने आइटम अगर हम लेते हैं, तो इतने आइटम का जो भी मास रहने वाला है, वो मास मतलब कौन है, 1 kg है। तो यहाँ पे 1 kg के टोटल 3 डेफिनेशन है, 1 मीटर की डेफिनेशन और kg के कितने, 3 डेफिनेशन आपको लर्न करके रखना है। ये डेफिनेशन कांस्टेंट है, इस डेफिनेशन के अंदर कंसेप्चुअल ऐसे कुछ भी आने वाला नहीं है। आप इसे डायरेक्टली लर्न करके रख सकते हो, इसे डायरेक्ट लर्न करके रखना है। और लर्न कैसे करना है, तो आपको लिखकर लर्न करना है, मतलब राइटिंग करना है पूरा का पूरा। तीसरी जो डेफिनेशन है वो है सेकंड की। व्हाट इज मीन बाय 1 सेकंड, 1 सेकंड इज दैट अमाउंट ऑफ टाइम, 1 सेकंड is that amount of time in which the cesium 133 atom make the 9192631770 vibration in cesium watch। cesium watch के अंदर कौन है, cesium atom है, और इस cesium atom के ये एक मोबाइल नंबर है, टोटल 10 डिजिट, ठीक है, टोटल 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, 9192631770। इतने वाइब्रेशन अगर हो रहे, दैट वाइब्रेशन इज नथिंग बट द
कौन है? 1 सेकंड है। मतलब 1 सेकंड डिफाइन करने के लिए हमने जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो रेफरेंस पॉइंट है सेसियम 133 एटम का। और सेसियम 133 एटम के सेसियम वॉच के अंदर कितने वाइब्रेशन? इतने वाइब्रेशन 9192631770 इतने वाइब्रेशन इज नथिंग बट द कौन है? 1 सेकंड है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि सेकंड के लिए रेफरेंस किसका है? सेसियम 133 का। और वाइब्रेशन की वैल्यू कितनी है? तो ये वाइब्रेशन की वैल्यू आपको याद रखनी है। उसके बाद है एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर इज दैट इलेक्ट्रिक करंट which when pass through two parallel conductor of infinite length and of negligible cross section placed at unit distance apart produces a force of 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब यह है कि आपके पास दो कंडक्टर है जिनकी लेंथ कैसी है? मतलब L इज इक्वल टू कितनी है? इंफिनिटी है। लेंथ कितनी है उनकी? इंफिनिटी है। ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा सेकंड वाला कंडक्टर है। दोनों कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? यूनिट डिस्टेंस है। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? यूनिट डिस्टेंस है। और इन दोनों पैरेलल कंडक्टर से, ठीक है, अगर हम करंट क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं। आई करंट क्या कर देते हैं? पास कर देते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रिक कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? फोर्स प्रोड्यूस करने वाले। कितना फोर्स प्रोड्यूस करने वाले? दिस वैल्यू 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। एक्चुअली फोर्स का यूनिट सिर्फ न्यूटन होता है। एक्चुअली फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन यहां पर हमने एक छोटी सी कंडीशन ली है और वो कंडीशन है कि लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इंफिनिटी। इसकी वजह से ये न्यूटन पर मीटर हो गई है वैल्यू। तो यहां पर हमने एम्पियर की डेफिनेशन देखी है। एम्पियर की डेफिनेशन में आपको क्या याद रखना है? तो 1 एम्पियर हम किसे कहेंगे? अगर हम दो इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर लेते हैं जिनका क्रॉस सेक्शनल एरिया निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल है मतलब एकदम माइक्रो है, जिसे हम कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, एकदम मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। दोनों के दोनों हमने पैरेलली यूनिट डिस्टेंस पर प्लेस किया है और उसमें से करंट हमने पास कर दिया है। तो वो करंट कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है? दिस वैल्यू। इसे हमें याद रखना है 2 into 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इतना अगर वो फोर्स प्रोड्यूस करता है तो दैट फोर्स इज नथिंग बट द कौन? 1 एम्पियर है। उसके बाद है केल्विन। केल्विन की सबसे पहली डेफिनेशन है कि 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/100th पार्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कौन? वाटर। मतलब अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस लेते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की वैल्यू और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू, दोनों का डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दोनों के सब्ट्रैक्शन का 1/100वां जो पार्ट आने वाला है, 1/100वां जो पार्ट है, दैट पार्ट इज नथिंग बट द कौन? केल्विन है। केल्विन की और भी डेफिनेशन है, तो केल्विन की हम दूसरी भी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि 1 केल्विन मतलब कौन? तो 1 केल्विन इज इक्वल टू 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। एक्चुअली ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की जो कंसेप्ट है ये थर्मोडायनामिक्स के अंदर वापस आने वाली है, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे सिर्फ आपको याद रखना है कि 1 केल्विन मतलब कौन? तो 1 केल्विन का मतलब है कि 1/273.16 पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, उस ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 1/273.16 पार्ट मतलब कौन? 1 केल्विन है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस डेफिनेशन के अंदर मतलब एक्सप्लेन हम जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पूरा फिजिक्स हम आज ही ले लेंगे, आज ही पढ़ लेंगे, तो ये नहीं होने वाला। यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इनकी वैल्यूज चेंज होने वाली नहीं है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आता भी है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रेफरेंस पॉइंट याद रखना है और जो वैल्यूज इसके अंदर दिए सिर्फ वैल्यू आपको याद रखनी है। या फिर अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो ऑप्शन के अंदर पॉसिबिलिटी ये भी है
कि सिर्फ डेफिनेशन मेंशन होंगी, मतलब यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये 7 जो डेफिनेशन है, ये 7 डेफिनेशन आपको सिंपली लर्न करके रखनी है। जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे वो सारे के सारे पॉइंट्स के मीनिंग आपको समझ में आ जाएंगे। एक दिन में फिजिक्स हम सीख नहीं सकते हैं, ये बात अच्छे से याद रखना है सभी को। नाउ कैंडेला की डेफिनेशन, व्हाट इज मीन बाय कैंडेला? कैंडेला इट इज अ luminous intensity in the direction at a right angle to the surface of a black body, surface of underline to the black body at temperature equal to the melting point of platinum, melting point किसका? प्लैटिनम, अंडर प्रेशर ऑफ कौन? 10132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतनी है। यहाँ पे कैंडेला की डेफिनेशन, कैंडेला के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट जो लिया है वो रेफरेंस पॉइंट है कि इट इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। कैंडेला वैसे भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कौन है? कैंडेला है, ठीक है। नाउ इट इज अ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ कौन? ब्लैक बॉडी। एक्चुअली बॉडी जो होते हैं वो दो टाइप के होती है, मतलब थर्मोडायनामिकली दो टाइप की बॉडी होती है। एक होती है व्हाइट बॉडी जिसका दूसरा नाम है पॉलिश बॉडी, और दूसरी जो होती है वो है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है कि जिसके ऊपर जितने भी रे इंसिडेंट होते हैं वो टोटली एब्जॉर्ब कर लेता है। टोटल रे जितने भी उसके ऊपर स्ट्राइक होते हैं तो वो टोटल रेस क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई भी रे ट्रांसफर नहीं करता है, कोई भी रेस वो ट्रांसफर नहीं करता है, तो उसे हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं। दूसरी बॉडी होती है व्हाइट बॉडी, मतलब व्हाइट बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब जितने भी रे उसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, टोटल रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट का मतलब है जिस मीडियम से वेव आई थी उसी मीडियम में अगर वापस जा रही है तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो दो बॉडी है, एक व्हाइट बॉडी और दूसरी ब्लैक बॉडी। यहां पर हमने रेफरेंस के लिए कौन ली है? ब्लैक बॉडी ली है। और इस ब्लैक बॉडी एट द टेम्परेचर इक्वल टू कौन? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम। किसका मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम अंडर प्रेशर। कितना प्रेशर है? तो 10132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना जो प्रेशर है, दिस वैल्यू इज नथिंग बट द कौन? कैंडेला है। इस डेफिनेशन के अंदर आपको दो पॉइंट याद रखना है। एक तो रेफरेंस के लिए आपने ब्लैक बॉडी लिया है और ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर इक्वल टू किसके इक्वल लिया है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्लैटिनम। और उसका प्रेशर कितना होना चाहिए? अंडर प्रेशर ऑफ 10132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद 7 नंबर की जो डेफिनेशन है वो है मोल की। व्हाट इज मीन बाय मोल? यहाँ पे मोल के 2-3 डेफिनेशन है वो भी देख लेंगे। व्हाट इज मीन बाय मोल? मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस contain as many elementary entities। elementary entities का मतलब है बारीक बारीक पीस, छोटे छोटे पीस। यहाँ पर 1 mole is that amount of substance contain as many elementary entity as there are oxygen atom। यहाँ पे रेफरेंस के लिए कौन लिया है? ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इन 0.016 kg ऑफ ऑक्सीजन। इट इज अ ओल्ड डेफिनेशन। ये जो पहली ए वाली ली है ये ओल्ड डेफिनेशन है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 मोल इज इक्वल टू, यहां पे लिखता हूं कि 1 मोल इज इक्वल टू 0.016 kg कौन? ऑक्सीजन एटम, ठीक है। 0.016 kg ऑक्सीजन एटम मतलब कौन? 1 मोल हो जाएगा। दूसरी जो डेफिनेशन है वो भी नियर अबाउट सेम है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट जो हमने लिया है वो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है कार्बन। रेफरेंस पॉइंट कौन लिया है हमने? यहाँ पे कार्बन रेफरेंस पॉइंट लिया है। दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि 1 मोल इज इक्वल टू 0.012 kg ऑफ कौन? कार्बन एटम यहाँ पर। तो सेकंड, इट इज अ amount of substance, it is a amount of substance which contain as many elementary entity as there are carbon atom in 0.016 kg of carbon। तो यहां पर हमारे टोटल 7 के 7 डेफिनेशन खत्म होते हैं। इसके अलावा 2 और डेफिनेशन है जिसे हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। मतलब यहां पर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 फंडामेंटल यूनिट भी है। यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 फंडामेंटल यूनिट भी है। इसके अलावा हमारे पास 2 और यूनिट है जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री
यूनिट कहते हैं, तो पहला सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन। पहला सप्लीमेंट्री यूनिट कौन है? रेडियन। रेडियन किसे कहेंगे? 1 रेडियन इज अ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ और रेडियस एट द सेंटर ऑफ सर्कल। और दूसरी जो डेफिनेशन वो है हमारी स्टेरेडियन की, द सॉलिड एंगल subtended at the center of sphere by an arc of its surface equal to the square of radius of the sphere। Actually इन दोनों डेफिनेशन के ऊपर इन दोनों डेफिनेशन के ऊपर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक क्वेश्चन इसके बेसिस पर है, लेकिन वो क्वेश्चन क्या है? तो रेडियन एंड दूसरा है स्टेरेडियन। रेडियन इज अ यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, इसे मेंशन करके रखना है, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन नॉट इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन तो हमने ऐसे ही लिख दी यहाँ पे। रेडियन इज अ यूनिट, रेडियन ये किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। यूनिट ऑफ किसका है? कौन? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब कौन? थीटा। प्लेन एंगल मतलब कौन? थीटा। ठीक है यहां पर। उसके बाद दूसरा जो है वो है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इज अ यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। ये किसका है? सॉलिड एंगल का है। तो हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल हम दोनों भी नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाले उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसे डिटेल में लेने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट याद रखना है कि रेडियन ये प्लेन एंगल के लिए है। प्लेन एंगल मतलब कौन? ट्राइंगल है, सर्कल है, सेमी सर्कल है। सर्कल का भी एंगल होता है, नहीं तो आपको लगेगा कि सर्कल का एंगल नहीं। सर्कल का एंगल है 360 डिग्री। टोटल सर्कल का एंगल कितना है? 360 डिग्री। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस स्ट्रेट लाइन में एंगल होता है 180 डिग्री यहां पर। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन है? प्लेन एंगल है। और दूसरा कौन है? सॉलिड एंगल है। इन्हें यूनिट तो है, मतलब सप्लीमेंट्री ये जो यूनिट है, मतलब यहाँ पे जो एग्जाम्पल के बेस पे हमने लिया है एंगल, ठीक है, कि एंगल का यूनिट है रेडियन। एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन। इसे यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। इसे यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। अब ये डायमेंशन क्या है? तो इस डायमेंशन की जो कंसेप्ट है ये हम लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी लेक्चर नंबर 4 के बाद जो लेक्चर नंबर हमारा 5th रहने वाला है, ये लेक्चर नंबर 5th रहने वाला है ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। मतलब इसके ऊपर किस तरह के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप सभी को एक छोटी सी असाइनमेंट है। इसके बाद असाइनमेंट क्या है? तो आपने मुझे जो व्हाट्सएप नंबर दिया था उसके ऊपर मैंने आपको नोट्स सेंड की है। तो वो जो नोट्स है उस नोट्स के अंदर आपको फिजिकल क्वांटिटी, उसके यूनिट है दिए हुए, तो आपको फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट आपको लर्न करके रखने हैं। और साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली आपको उनके डायमेंशंस भी लर्न करके रखना है, क्योंकि आगे के लेक्चर में जैसे ही हमारा डायमेंशन का पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप डायमेंशन भी लर्न करते चलना है। कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं कि जिनके डायमेंशंस कभी चेंज होने वाले नहीं हैं। मैक्सिमम टाइम ऐसे होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम डायमेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, लेकिन ये एक बात आपको याद रखनी है कि डायमेंशन जो है, जिस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फिक्स है उसे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, वो आप लर्न करके रखिए। आपका टाइम जो है वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम रहेगी तो एग्जाम के टाइम पे आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टाइम फैक्टर, उसी से आपकी सबसे बड़ी फाइट है। तो पूरे फिजिक्स के अंदर जो भी फिक्स पैरामीटर है वो सारे फिक्स पैरामीटर मैं आपको बताते चलूंगा कि जिनकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है, तो वो वैल्यूज उसे आप आईएमपी करते चलना है। जहां पर क्वांटिटी चेंज होने वाली है वहां पर मैं आपको सिखा दूंगा कि उसे कन्वर्ट कैसे करना है, उसे कैलकुलेट कैसे करना है। तो वेट फॉर अ नेक्स्ट लेक्चर।